नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आपका एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए 3 दिन बचे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस इस टॉपिक पे 50 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर से, लेकिन ये 50 क्वेश्चन नहीं है। इस पे मैं हर एक क्वेश्चन में 3-4 ऐसे अलग से पॉइंट्स बताऊँगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो जो वन्यजीव अभयारण्य है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये आपको यदि आंसर इसका पता भी नहीं है ना, तो यदि विक्रमशिला यदि आपको पता है तो विक्रमशिला एक पुरानी यूनिवर्सिटी थी, विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय वो बिहार में है। तो इसका आंसर आप आराम से बिहार टिक कर सकते हैं। गंगा डॉल्फिन जो है ना गंगा की, वो भारत की राष्ट्रीय एक्वाटिक एनिमल है, जलीय जीव है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। उत्तर प्रदेश में कई सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, बहुत सारी हैं, अपने यहाँ 500 से ज़्यादा। तो जैसे उत्तर प्रदेश में जो बर्ड सेंचुरी हैं वो भी इसी के अंतर्गत आ जाती हैं। तो बखीरा, हस्तिनापुर, विजय सागर, समान, आपकी ये नवाबगंज पश्चिमी बिहार में सब सारे उत्तर प्रदेश के आ जाते हैं। बिहार में और एक आपको याद रखना है वाल्मीकि, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है और ये पश्चिमी बिहार भी है। क्या? वाल्मीकि। गोवा में बोंडिला, कोटिगांव और महावीर स्वामी, ये 3 आप याद रखिए, सुन लीजिए बस। 1-2 बार आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, पेपर आपका पास में है। चलिए, छत्तीसगढ़ में अचानक मार और सीता नदी, ये 2 आप याद रखिए। छत्तीसगढ़ में अचानक मार, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने ज्येष्ठाधिकार के नियम को कब समाप्त कर दिया। अब एसएससी में कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि यदि इस तरह के क्वेश्चन हम याद करने शुरू कर दें ना, तो फिर ये समझ लो कि यही याद करते रह जाएंगे। तो ये उस तरह में है। बस ये जो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है ना, वो है 1956। तो जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने क्या किया, ज्येष्ठाधिकार मतलब जो ज्येष्ठ पुत्र है ना, उसका अधिकार समाप्त कर दिया इसने, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था। ये भी काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो इसका गठन किया गया था 1920 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पर हम लोग कई सारे फैक्ट देखेंगे। सुतीर्थ मुखर्जी का संबंध किस खेल से है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है ये कि अभी आपको लेटेस्ट खिलाड़ी ज़्यादातर जो खेल रहे हैं उनको याद रखना है इंडिया के, कि कौन किस खेल से संबंधित है। सबसे पहले इनका देख लेते हैं। तो सुतीर्थ मुखर्जी है ना, ये टेबल टेनिस से संबंधित है। टेबल टेनिस में अब इस समय सबसे फेमस कौन चल रहे हैं, अजंता शरत कमल, इनका नाम हो रहा है, आप याद रखिए। गोल्फ में ना, ये जो मिल्खा सिंह जी थे ना, उनके बेटे जीव मिल्खा सिंह का नाम तो आता ही है। इसमें आप अर्जुन अटवाल का भी नाम याद रखिए और अनिर्बान लाहिड़ी। तो अर्जुन अटवाल और अनिर्बान लाहिड़ी। बैडमिंटन में साइना नेहवाल और क्या नाम है इनका, अभी नाम दिमाग से स्किप हो गया, जो इस समय नंबर 1 लगभग चल रहे हैं, और पी कश्यप हो गए। उसके अलावा चिराग शेट्टी, लक्ष्य सेन, डी विजू, अश्वनी पोनप्पा, ज्वाला गुट्टा, इनके नाम भी आप याद रखिए। तैराकी में देखते हैं तो तैराकी में आप माना पटेल और आरती शाह, इन 2 लोगों को याद रखिए, माना पटेल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। थार रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ये जो इसका आंसर है लूनी नदी। लूनी नदी थार रेगिस्तान में, यहीं से मतलब राजस्थान में ही निकलती है
और राजस्थान में ही ख़त्म हो जाती है। कच्छ ऑफ रण, रण का जो कच्छ है ना वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। चंबल जो नदी है ये मध्य प्रदेश की जनापाव पहाड़ी से निकलती है। इंदौर के पास में है ये जनापाव पहाड़ी। झेलम नदी जो है ना वो वेरीनाग के निकट शेषनाग झील से निकलती है। और जो ये सोन नदी है वो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में अमरकंटक प्लेटू है वहाँ से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मंगलोर स्थित कौन सा मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है? तो ये बेंगलोर नहीं है, ये मैंगलोर है। ये भी पड़ता है कर्नाटक में ही। तो इसका सही आंसर है वो है क्वेश्चन, इसका आंसर है कादरी मंजुनाथ मंदिर। बाकी मंदिरों को देख लेते हैं। तो जो अनंत वासुदेव मंदिर है, तो जो वासुदेव है ना, वासुदेव कृष्ण को बोलते हैं ना, कृष्ण जी को, तो ये अनंत वासुदेव मंदिर ये कहाँ पे है? भुवनेश्वर में है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। गुंडीचा मंदिर, ये गुंडीचा मंदिर पुरी में है, कहाँ पे? उड़ीसा में। जो जगन्नाथ यात्रा है ना वो जगन्नाथ मंदिर से शुरू होके गुंडीचा मंदिर तक जाती है, ये भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। मुक्तेश्वर मंदिर ये भी भुवनेश्वर में है और भगवान शिव को समर्पित है। तो जो मुक्तेश्वर मंदिर है बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, क्योंकि जो मुक्तेश्वर मंदिर है ना ये भी भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन यहाँ पे मंगलोर स्थित बोल रहा है। तो इसका सही आंसर है कादरी मंजुनाथ मंदिर, ये मंगलोर में भगवान शिव को समर्पित है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यस बैंक के संस्थापक कौन है? तो इसका सही आंसर है राणा कपूर। यहाँ पे नंबर ए ऑप्शन जो है ये राहुल कुमार, जो राहुल कुमार है ना ये एक ब्रांड है लैक्टलिस, उसके सीईओ हैं। कौन? राहुल कुमार। और ये विश्व का सबसे बड़ा डेयरी ग्रुप है। इसमें आप बस ये दो याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्न में से किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है सआदत खां। जो मार्तंड खां है ना, तो मार्तंड खां तो किसी के संस्थापक नहीं थे, लेकिन मार्तंड वर्मा जो थे वो स्वतंत्र केरल राज्य के संस्थापक थे। चिनकिलीज खां जो हैं वो स्वतंत्र हैदराबाद राज्य के संस्थापक थे। हैदर अली, इनको तो आप जानते ही हैं कि मैसूर में एक स्वतंत्र राज्य इन्होंने बनाया था। इनके बाद आए थे टीपू सुल्तान। एक और आप याद रख लीजिए बंगाल का, तो बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य बनाया था। ये सब हुआ था, मतलब ये स्वतंत्र होना शुरू हो गए थे जब से मुगल कान विघटित होना शुरू, जो मुगल से थे ना वो वीक होते चले गए औरंगजेब के बाद, तो ये सब छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र हो गए। तो जो बंगाल था ना, ये अलग बंगाल को स्वतंत्र राज्य बनाया मुर्शीद कुली खां, इनका भी नाम याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कुतुब मीनार के 5th तल का निर्माण किसने कराया था? ये तो इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो शुरू कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये कुतुब मीनार किसके लिए बनाई गई थी? एक संत थे उस समय कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके लिए बनाई गई थी। तो निर्माण शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसका निर्माण पूरा कराया इल्तुतमिश ने, लेकिन एक लड़ाई के दौरान इसका चौथा तल डैमेज हो गया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, चौथा तल को रिपेयर कराया और उसमें एक तल और जोड़ दिया, तो 5 तल हो गया। रजिया सुल्तान गुलाम वंश की थी, ये इल्तुतमिश की बेटी थी और ये प्राचीन भारत की मतलब पहली महिला शासिका रही हैं। अगला लास्ट में दिया गया मोहम्मद बिन तुगलक, तो ये गियासुद्दीन तुगलक जो तुगलक वंश के संस्थापक थे उनके पुत्र थे। इनका नाम जौना खां भी था। इनके 2 प्रयोग बहुत ही फेमस है कि इन्होंने अपनी राजधानी चेंज कर मुर्शिदाबाद, कहाँ पे मुर्शिदाबाद था क्या, अभी दिमाग, दौलताबाद ट्रांसफ़र किया, लेकिन वो प्रयोग फेल हो गया। फिर उन्होंने सांकेतिक मुद्रा चलाई। इस पर एक क्वेश्चन आगे आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन सा कर पेश किया गया है? थोड़ा सा ये कॉमन सेंस टाइप का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है वस्तु एवं सेवा कर। जो GST है ना वो इसी को सपोर्ट करने के लिए
लाया गया था 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट। तो 10 का क्वेश्चन नंबर सही है, 10 सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। इस पुस्तक के लेखक कौन है? एक पुस्तक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब पुस्तक पे बेस्ड भी ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। तो आप जो फेमस बुक्स हैं ना, उनको आप राइटर्स देख लेना। तो इसका जो सही आंसर वो है रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा बहुत ही फेमस राइटर हैं। इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी हैं। एक कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट याद रखिए, एक और याद रखिए इंडिया आफ्टर गांधी। इंडिया आफ्टर गांधी। जो डायना एडलजी है ना, ये लेडीज प्लेयर हैं, मतलब पूर्व टेस्ट प्लेयर हैं। 1956-57 के आसपास ये खेलती थी और इस समय अभी भी हैं, अभी इनकी डेथ नहीं हुई है। और इनको आपने देखा भी होगा, ये बीसीसीआई में शायद सेक्रेटरी भी रही हैं। विनोद राय। विनोद राय ये सीएजी, पूर्व सीएजी, और इनको जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की थी ना बीसीसीआई के कंट्रोल के लिए, तो उसके अध्यक्ष थे, इन्हीं की अध्यक्षता में। इनकी 2 बुक्स आप याद रखिए, नॉट जस्ट नाइट वॉचमैन, ये इसी साल की है 2022 की। एक और याद रखिए री थिंकिंग गुड गवर्नेंस। 2 बुक्स फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नॉट जस्ट नाइट वॉचमैन, दूसरी री थिंकिंग गुड गवर्नेंस। लास्ट में विक्रम जो लिमये है ना, इनकी कोई बुक तो फेमस नहीं है। ये हैं कौन ये बता देता हूँ। तो ये पूर्व एमडी और सीईओ हैं किसके? एनएसई के, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के। एनएसई जैसे बीएसई है वैसे ना एनएसई है। तो इसके पूर्व सीईओ और एमडी रह चुके हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 पे। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से, तो ये इसका सही आंसर है एनीमिया। जैसे लोग बोलते हैं ना बोलचाल की भाषा में कि खून की कमी हो गई, तो खून की कमी नहीं होती है। जो ब्लड होता है उसमें हीमोग्लोबिन काउंट जो है वो कम हो जाता है उसको, तो ये एनीमिया है। मलेरिया देख लेते हैं यहाँ पे। तो मलेरिया फीमेल एनाफिलीज जो मच्छर होता है ना, मदर एनाफिलीज, उससे फैलता है। वायरस कौन सा है? प्लाज्मोडियम। हैजा जो है वो विब्रियो कोलेरा इस बैक्टीरिया से फैलता है। ये हैजा है ना, बैक्टीरिया से फैलता है। और रेबीज है वो रैबिडो वायरस से फैलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, स्वाद संबंधी अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग में होते हैं? बहुत ही ये भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि स्वाद संबंधी ग्रंथियां कहाँ पे होती हैं? जीभ में होती हैं। आंसर इसका है डी। ज्ञानेंद्रियां जो है ना हमारे शरीर में 5 होती हैं, 4 यहाँ पे लिखी हैं, आँख, नाक, जीभ, त्वचा और कान और होता है, जिससे हम लोग महसूस करते हैं कोई चीज़। तो ये ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं इनको। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने की पूजा करके पोला त्यौहार मनाते हैं। ये भी क्वेश्चन उस तरह का है कि मतलब एसएससी को कुछ ऐसे क्वेश्चन रखने ही हैं जिससे ये कोई मतलब सॉल्व ना कर पाए, क्योंकि कट ऑफ कम रखनी है। तो पोला त्यौहार जो है ना, इसमें बैल की पूजा की जाती है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1894 में कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ओस्लो, स्टॉकहोम, इनको देख लेते हैं। तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। वैसे तो ये जो स्टॉकहोम है वो स्वीडन की राजधानी है। तो ओस्लो जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, वहाँ पे नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाता है। बाकी जो नोबेल पुरस्कार हैं वो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, जो स्वीडन की राजधानी है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 का किससे संबंधित है? इम्पोर्टेंट अनुच्छेद पे मैंने एक वीडियो बनाया है, वहाँ पे आप उतने देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो ये 76 है ना, वो महान्यायवादी से संबंधित है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सर्वोच्च न्यायालय ये किस आर्टिकल में दिया गया है? 124 में। 124 में सर्वोच्च न्यायालय दिया गया है। सीएजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 148 आर्टिकल। जो राष्ट्रपति है इसका पद दिया गया है अनुच्छेद 52 में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17।
एडीज मच्छर द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो जीका जो बुखार है ना, जीका फीवर, ये एडीज मच्छर द्वारा फैलता है। मलेरिया, मलेरिया का तो अभी हमने बता ही दिया, फीमेल एनोफ्लीज। तुलारेमिया ये क्या है? इसको रैबिट फीवर भी बोलते हैं और ये फैलता किससे है? इसके वायरस का नाम है फ्रांसिसेला टुलारेमिनेसिस। लेकिन आप इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मिनी माता याद रखिए। ये होता है लेड से। लेड को क्या बोलते हैं? तांबा। तांबे की अधिकता से मिनी माता रोग हो जाता है शरीर में। जब तांबे की अधिकता हो जाती है ना लेड की, तो हो जाता है मिनी माता। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारत का बजट तैयार करने वाला बजट प्रभाग वित्त मंत्रालय के अधीन किस विभाग का एक हिस्सा है? ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, वहीं से मैंने उठाए हैं क्वेश्चन। तो ये बोल रहा है कि बजट जो तैयार करता है ना, वो वित्त मंत्रालय के किस विभाग का हिस्सा है? तो ये आर्थिक मामले का हिस्सा है, इकोनॉमिक अफेयर्स। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। एतमाद उद दौला का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर पहले देखते हैं। ये आगरा में स्थित है। एतमाद उद दौला थे कौन? ये थे जहांगीर की जो वाइफ थी ना, नूरजहां, नूरजहां के पिताजी थे एतमाद उद दौला। औरंगाबाद में ना बीबी का मकबरा है, जिसको औरंगजेब के लड़के ने बनवाया था, और इसको नकली ताजमहल या ताजमहल की फूहड़ नकल भी बोलते हैं। फतेहपुर सीकरी ये शहर बसाया था अकबर ने। ये आगरा के पास में शहर है फतेहपुर सीकरी, और यहीं पे शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। जो सलीम थे ना, शेख सलीम चिश्ती थे, उनके मतलब काफ़ी मानते थे। कौन? अकबर। तो इनके पुत्र नहीं हो रहे थे, तो इन्होंने इनसे बोला था कि कुछ आप टेक्निक अपनाइए। तो वो इनको कुछ दिन बाद सलीम, जिनका नाम आगे चल के जहांगीर हुआ, तो जहांगीर ऐसा माना जाता है कि शेख सलीम चिश्ती की प्रेयर्स की वजह से हुआ। जहानाबाद, ये जहानाबाद ना दिल्ली के पास में एक शहर बसाया था उस समय, उसको शाहजहानाबाद बोलते हैं, और ये शाहजहाँ ने बसाया था। शाहजहानाबाद लिखा है, शाहजहाँ ने बसाया था, उतना टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि यन परमाणु का ऊर्जा स्तर सूचकांक है तो यम कक्षक के लिए यन का मान कितना होगा? KLMN, ये आपने पढ़ा होगा, KLMN। तो इसके लिए जो यन का मान है ना, तो इस तरह से होते हैं 1 2 3 4। तो यम के लिए कितना होगा? 3। इसका ऑप्शन सही है बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्या बोल रहा है? अवध का अंतिम नवाब कौन था? इसका सही आंसर है वाजिद अली शाह। तो अवध को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में किसने बसाया था? सादत अली खान ने। मीर जाफ़र तो आप लोग जानते ही हैं, क्लाइव का भेड़िया इसको बोला जाता था। जो प्लासी की लड़ाई हुई थी ना, उसमें सिराजुद्दौला को इसी ने धोखा दिया था। ये उसका सेनापति था उस समय। तो प्लासी की लड़ाई के बाद इसी को बना दिया गया था बंगाल का नवाब। अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां ना नाना थे किसके? सिराजुद्दौला के। तो अलीवर्दी खां की डेथ के बाद ही सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सी दशा काफ़ी बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है? ये भी कॉमन सेंस टाइप का क्वेश्चन है। गर्म और आर्द्र जलवायु, दोमट मिट्टी, दानों के पकने के समय वर्षा का होना, 150 से 250 के बीच में वर्षा। यदि आपको बाकी कुछ पता भी नहीं है तो ये तो पता होगा ना कि जब पकी फसल होती है उस समय बरसात हो जाए तो उससे फसल को नुकसान होता है। तो बस यही है, दानों के पकने के समय वर्षा का होना ये नुकसान करती है। बाकी जो ये 3 ऑप्शन है A, B और D, ये काफ़ी के लिए फ़ायदेमंद दशाएँ। गर्म और आर्द्र जलवायु, दोमट मिट्टी और 150 से 250 सेंटीमीटर के बीच वर्षा। जो काफ़ी बागान है ना, वो कर्नाटक में काफ़ी पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्या बोल रहा है?
किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है ए, 56वां जो संविधान संशोधन था उसके तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। बाकी भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो 61वां है ना, 61, इसके तहत जो वोटिंग की एज थी ना वो पहले 21 साल थी, उसको घटाकर 18 साल किया गया। तो वोटिंग की एज 21 साल से 18 साल की गई 61वें संविधान संशोधन अधिनियम से। 71वां संविधान संशोधन, इसमें क्या हुआ था, इसमें 8वां शेड्यूल है ना, उसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। तो KMN ऐसे कुछ याद रखिए। तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 3 भाषाएं जोड़ी गई। 52वां जो संविधान संशोधन है इसमें 10वां अनुसूची जोड़ी गई जो एंटी डिफेक्शन लॉ उससे संबंधित है। हिंदी अभी मुझे दिमाग में नहीं क्लिक कर रही, क्या बोलेंगे इसको, एंटी डिफेक्शन लॉ को। मतलब ये है ना कि आप जिस पार्टी से चुन के आए हैं ना, उस ऐसा नहीं है कि चुनाव के बाद दूसरी पार्टी में चल जाएं। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन पे मैंने एक वीडियो बनाया है इसी चैनल में ना, आप जाके देख लीजिए। प्लेलिस्ट है, जिस प्लेलिस्ट में ये वीडियो आएगा उसी में वो भी है, GK GS फॉर SSC GT। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, FPI का पूर्ण रूप क्या है? और इसमें एक लाइन दे दी है, क्योंकि वैसे इसका गेस लगाना पता नहीं FPI किस संदर्भ में पूछ रहा है, लेकिन ये लाइन जो लिख दी है ना, इससे पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। इसमें क्या लिखा है, इसमें वह प्रतिभूति और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल होती हैं जो विदेशी निवेशकों द्वारा निष्क्रिय रूप से रखी जाती हैं। मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होता है ना वो निष्क्रिय रूप से रखा है, कि मतलब इसको कुछ इसमें टाइम टेन्योर फिक्स होता है कि इस टाइम पीरियड तक रखना ही होगा, तो उसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, बी है। अब देखो बाकी देखोगे तो फॉरेन इन पेमेंट इन्वेस्टमेंट, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। बाकी तो COD तो बेकार है। फाइनल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कुछ होता है नहीं, फाइनल पेमेंट इन्वेस्टमेंट भी कुछ होता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है? तो मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ बोलते हैं प्रचंडगढ़ दुर्ग को। ये राजगढ़ यहाँ पे लिखा है, रायगढ़ वैसे हम लोग ज़्यादातर याद रखते हैं। रायगढ़ दुर्ग में ही 1674 में किसका राज्याभिषेक हुआ था? शिवाजी महाराज का। और जो सिंधु दुर्ग है ना, ये भी एक फोर्ट है जिसका निर्माण शुरू कराया गया था शिवाजी के द्वारा और कंप्लीट कराया गया था हीरोजी इंदुलकर के द्वारा। लेकिन इतना ज़्यादा आपको डीपली पढ़ना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। पूना के मराठा पेशवा बाजीराव सेकेंड और अंग्रेजों के बीच बसई की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए? अभी जो बसई है ना, इसको हम लोग ज़्यादातर बासीन की संधि बोलते हैं या बसीन की संधि। बसई कुछ नहीं है। तो ये संधि हुई थी ना जो बासीन की, ये संधि हुई थी 1802 में। अब मैं यहाँ पे आपको तीनों जो आंग्ल मराठा युद्ध हुए ना अंग्रेजों और मराठा के बीच, वो तीनों में बता रहा हूँ। जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो 1775 से 1782 तक हुआ था, और ये 1782 में सलबाई की संधि से ख़त्म हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। अब दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से शुरू हुआ था 1805 तक, और ये इस टाइम पे जो वेलेजली था वो गवर्नर जनरल था। तो इस समय बीच में 2 संधियाँ हुई थी, देवगांव की संधि 1803 में और राजघाट की संधि 1805 में। तीसरा जो युद्ध निर्णायक था वो था उसमें 1817-18 के आसपास हुआ, और इसमें क्या हुआ कि जो पेशवा का पद था ना वो समाप्त कर दिया, और ये मंदसौर की संधि से समाप्त हुआ ये युद्ध। तो तीनों युद्ध हो गए 75 से 82, 1803 से 1805 और 1817 से 1818। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। बेरीनाग से कौन सी नदी निकलती है? तो अभी मैंने शुरुआत में बताया था ना, झेलम नदी आई थी, तो ये झेलम नदी निकलती है वहीं से बेरीनाग की निकर शेषनाग झील से। तो इसका ऑप्शन सही है ए। इनका भी देख लेते हैं। ब्यास नदी, तो जो ब्यास नदी है ना वो निकलती है ब्यास कुंड से रोहतांग पास के पास।
एक रोहतांग पास है ना, दर्रा, रोहतांग दर्रा, तो वहाँ से निकलती है, उसके पास ब्यासकुंड है। रावी नदी ये निकलती है कुल्लू की पहाड़ियों से, रोहतांग पास के निकट। चेनाब नदी जो है वो बारालाचा से निकलती है, जो लाहौल स्पीति वैली है हिमाचल प्रदेश, वहाँ। और सिंधु नदी बच गई, उसको भी देख लेते हैं। तो सिंधु नदी मानसरोवर झील के निकट बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? सिंधु नदी की। तो हो गई पांचों नदियाँ ये। चलो अगला देखते हैं। 28 क्वेश्चन नंबर भी ना थोड़ा सा ट्रिकी था। किसी तरल पदार्थ द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है तल कर्षण। जो अपरूपण है ना वो शियर फोर्स होता है। यहाँ पे जो पूछ रहा है ना वो ये वाला घर्षण बल मतलब लिक्विड के द्वारा सॉलिड की सरफेस पे जो होता है, और जो शियर फोर्स है वो या तो लिक्विड लिक्विड के बीच या सॉलिड सॉलिड के बीच। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन ये होता है ना कि जिस वजह से जो वाटर की ड्रॉप्स होती हैं वो सर्कुलर शेप बनाती हैं। या मान लो गिलास में रखा है पानी, तो उसमें बीच में ना जैसे ये गिलास में पानी रखा है तो ऐसे बन जाता है हल्का सा, तो ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है। उत्प्लावन तो आप लोग जानते ही होंगे कि जब कोई वस्तु अपने बाहर के ज़्यादा या बराबर कोई पानी को डिस्प्लेस करेगी तो तैरती रहेगी, अदरवाइज़ वो डूब जाएगी। चलिए अगला देखते हैं। ये भी क्वेश्चन मतलब आउट ऑफ रेंज टाइप का था। 29 नंबर, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 में आया था, बोला इस अधिनियम की किस अनुसूची के तहत गंगा के डॉल्फिन को संरक्षित किया गया था? तो इसकी पहली अनुसूची के तहत गंगा डॉल्फिन को संरक्षित किया गया था। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तेंग बोचे मठ कहाँ स्थित है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जो तेंग बोचे जो मठ है ना ये बौद्ध भिक्षुओं का के लिए जो होता है ना मंदिर, वो उसको मठ बोलते हैं। तो ये स्थित है कहाँ पे? नेपाल में। अब हम लोग कुछ मठ देख लेते हैं कहाँ के, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के। तो अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग मठ है, अभी तवांग में अरुणाचल प्रदेश के चाइना और इंडियन आर्मी के बीच में कुछ झड़प हो गई थी, तो ये न्यूज़ में चल रहा है। तो जो अरुणाचल प्रदेश का तवांग मठ आपको याद रखना है, ये भारत का सबसे बड़ा मठ है तवांग मठ। सिक्किम में एक आप टंका याद रख लीजिए, एक एंचे, टका से टंका याद रख लीजिए, टंका और एंचे, ये दो मठ के नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 31 क्या बोल रहा है? हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार वाले चिन्हों वाला शिलालेख कहाँ पे पाया गया था? तो ये धौलावीरा में पाया गया था। धौलावीरा एक हड़प्पाकालीन शहर है। ये है कहाँ पे? गुजरात में है। बनावली में कुछ अब कोई ऐसा याद नहीं रखना है, कुछ पाया नहीं है। कालीबंगा में ना जूते हुए खेत के साक्ष्य हमको मिले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्या बोल रहा है? वॉकिंग विद कॉमरेड्स ये पुस्तक किसने लिखी है? तो बुक आ गई फिर से। तो ये बुक लिखी है अरुंधति रॉय ने, वॉकिंग विद कॉमरेड्स। अब यहाँ पे बाकी जो दिए गए इनके ये काफ़ी फेमस राइटर्स हैं, इनकी बुक्स देख लेते हैं। तो विक्रम सेठ की 2 बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ, अ सूटेबल बॉय और 2 लाइफ्स, ये याद रखिए। विक्रम सेठ की अ सूटेबल बॉय 2 लाइफ्स। जम्पा लाहिड़ी की बहुत सारी हैं, इनमें एक दो बता लेते हैं हमें, द नेम सेक और एक द लॉलैंड। अरुंधति राय की ये तो हो ही गई, एक और आपको पता होगी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अभी लेटेस्ट की है, मतलब पिछले 1-2 साल के अंदर की। किरण देसाई की बहुत सारी बुक्स हैं, एक आप याद रख लीजिए, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइंस से है। निम्न में से कौन सा शब्द उन प्रजातियों के लिए प्रयुक्त होता है जो स्थानीय आवास के प्राकृतिक आवासी नहीं है लेकिन इसमें शामिल हैं? बोला कि जो स्थानीय आवास के प्राकृतिक आवासी नहीं है। ट्रिकी क्वेश्चन है ये भी। तो जैसे स्थानिक, तो एंडेमिक का मतलब होता है जो अपने जहाँ के पैदा हुए हैं वहीं से बिलोंग करते हैं, वहीं पर रहते हैं। एक्जॉटिक जो विजातीय लिखा है, यही इसका मतलब है कि जो लोग
कहीं पर रह रहे होते हैं लेकिन वहाँ के मूल रूप से रहने वाले नहीं होते हैं, ऐसा समझ लीजिए। तो इसका बी ऑप्शन सही है। जियोम क्या होता है? जियोम में ना पौधे जीव जंतु सब आ जाते हैं, उसको जियोम बोलते हैं। एटमॉस्फियर भी आ जाता है उसमें। और अजैविक अबायोटिक जो एलिमेंट है वो होते हैं जो जिनमें जीवन नहीं होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? ये थोड़ा कॉमन टाइप का क्वेश्चन है। तो भारत में सक्रिय ज्वालामुखी एक ही है, बैरन आइलैंड। वो कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। कागज़ का आविष्कार कहाँ पे हुआ था? तो इस कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। और चीन में हुए कुछ और आविष्कार आप जानिए। गन पाउडर का आविष्कार, कंपास का आविष्कार और प्रिंटिंग का आविष्कार। ये तीनों आविष्कार, मतलब चारों, कागज़ के अलावा तीन और जो बताया, गन पाउडर, कंपास और प्रिंटिंग, इसका आविष्कार हुआ था चाइना में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। देखो मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड एक क्वेश्चन फिर से आ गया। सल्तनत काल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पे बेस्ड मैंने एक वीडियो बना दिया है, तो आप वो इसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन मुद्रा का प्रयोग किया था, यह किससे बनी थी? जो टोकन मुद्रा थी वो किससे बनी थी? सोना, चांदी, कांसा या सस्ती धातु? तो वो जो टोकन करेंसी, वो होता क्या था कि इसने क्या बोला था कि अब सोना चांदी की जगह कोई दूसरी धातु की भी, सस्ती धातु की भी यदि बनी होगी करेंसी तो वो मान्य होगी। तो ये डी ना, इसका ये भी एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था। मतलब लोग नकली चीज़ किसी भी चीज़ की बना लेते थे और कॉपी करके मार्केट में बहुत सारे नकली सिक्के आ गए थे। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है? सूचना का अधिकार अधिनियम कानून का एक अच्छा उदाहरण है और इसके कार्य करने की अधिक संभावना है क्योंकि। तो जो सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, वो 2005 में आया था। तो क्या बोल रहा है कि इसके कार्य करने की अधिक संभावना है क्योंकि यह लोकतंत्र का शत्रु के रूप में कार्य करता है। अब बोल रहा है अच्छा उदाहरण है, तो ये शत्रु के रूप में कार्य करेगा तो अच्छा उदाहरण कहाँ से होगा? यह लोगों को यह पता लगाने का अधिकार देता है कि सरकार में क्या हो रहा है। ये वाला ऑप्शन सही है, बाकी दोनों भी बेकार हैं। जैसे यह धोखाधड़ी पर जुर्माने को कम करता है ये थोड़ी है कि धोखाधड़ी में जुर्माने को कम करे। और चौथा, यह भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करने वाले कानूनों की आपूर्ति करता है, तो ये भी बेकार है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है पिंजौर में। एक और आप याद रख लीजिए, अभी न्यूज में रहा था कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कहाँ पे है? तो ये कुकरेल वन है ना, लखनऊ में, वहाँ पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरयू नदी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो इनको इसमें पूछना चाहिए था कि ये किस राज्य में इसका उत्पत्ति होती है, किस राज्य, कहाँ से निकलती है। अब देखिए, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे तो ये सरयू नदी बहती नहीं। हम लोगों को पता क्या है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है। लेकिन अब इसमें चलो उत्तर प्रदेश नहीं है तो इसलिए आंसर लगाना आसान है। उत्तराखंड से निकलती है सरयू नदी। इसका आंसर है ना वो डी दिया है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से कौन सा मंदिर श्रीलंका में स्थित है? अब श्रीलंका के, अभी तक इंडिया के तो याद नहीं होते हैं, अब श्रीलंका का भी मंदिर दे दिया। श्रीलंका का ना मुन्नेश्वरम मंदिर है ना, ये आप याद रख लिए। पशुपतिनाथ मंदिर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कहाँ पे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। पहली बंगाली महिला लेखिका आशापूर्णा देवी ने किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये ऐसा कम याद रहता है। तो इसका जो सही आंसर है ना वो है 1976। आशापूर्णा देवी पहली बंगाली महिला लेखिका थी जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता 1976 में। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है? किस जाट शासक के नेतृत्व में बल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया था?
तो ये थे सूरजमल, ये ऑप्शन इसका सही है। जाट शासक थे, इनके टाइम में बल्लभगढ़ एक इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल एक्टिविटी का केंद्र बन गया था। अगला क्वेश्चन है 43, काफ़ी अच्छा है। पंजाब का विलय ब्रिटिश शासन में किसके कार्यकाल में हुआ? ये थोड़ा कॉमन टाइप का क्वेश्चन है। ये डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। और डलहौजी के लिए और हम लोग देख लेते हैं, तो पहली रेलवे लाइन 1853 में इन्हीं के कार्यकाल में बनी थी, ये और याद रख लीजिए। चलो कैनिंग 1857 का जो विद्रोह था ना, उस समय गवर्नर जनरल भारत का यही था, और उसके बाद भारत का पहला वायसराय भी यही बना। विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम था ना, वो 1856 में इसी के कार्यकाल में आया था। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। दूसरा है हार्डिंग, तो हार्डिंग हुए हैं दो। तो हार्डिंग पहला जो है ना, इसने नरबली पर प्रतिबंध लगाया, तो जो हार्डिंग सेकेंड था, इसके आप दो चीज़ें याद रखिए। इसने इसके टाइम पीरियड पर जो राजधानी थी भारत की, वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई, किसके? हार्डिंग सेकेंड के टाइम पे। और जो तीसरा दिल्ली दरबार है ना, वो इसी के कार्यकाल में आयोजित किया गया था। एलनबरो, इसके कार्यकाल में दो चीज़ें याद रख लीजिए कि जो दास प्रथा की समाप्ति हुई थी, वो एलनबरो के टाइम पे हुई थी। और सिंध का विलय, भारत में सिंध का विलय है, वो इसी के कार्यकाल में हुआ था, एलनबरो के। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, क्या बोल रहा है? सैला नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की ये सैला नृत्य शैली है। फोक डांस देख लेते हैं झारखंड का, तो झारखंड का आप डोमकच ये याद रखिए। उत्तराखंड का बरादा नाटी, और उत्तर प्रदेश का तो आपको चरकुला एक फेमस ही है, वो याद रख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, पीनियल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर है वो है मेलाटोनिन। इंसुलिन का आपको पता ही होगा, पैनक्रियाज से इसका स्रावन होता है। और ये बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखता है, कौन? इंसुलिन। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? इकोसिस्टम का अबायोटिक एलिमेंट कौन सा नहीं है? तो अबायोटिक कर अजैविक नहीं है, जीवित जीव जो दिखा अभी, इतना ईजी है। खनिज पदार्थ, पवन, ये तापमान, ये सब अजैविक घटक हैं। कुछ क्वेश्चन तो ईजी भी रहते हैं, ऐसा तो है नहीं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। अगला 47 क्या है? वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें किसका उदाहरण है? ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन था कि जो पंक्तियों में उगाई जाती हैं फसल, उसका क्या है? ये है ना अंतरा फसल इसको बोलते हैं, इंटरक्रॉपिंग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, केलकर समिति जो 2015 में बनी थी, ये किससे संबंधित थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, और संरचनात्मक विकास के पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मॉडल है ना, उसी के लिए बेस्ड थी ये केलकर समिति। 49 क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से कौन ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? पारंपरिक का मतलब होता है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब हम लोग काफ़ी पुराने समय से इनका यूज किए कर रहे हैं इस स्रोत का। तो जो पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, जो बायोगैस है, ये कन्वेंशनल नहीं है, नॉन कन्वेंशनल। जो लकड़ी है ना, वो कन्वेंशनल है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 50, क्या बोल रहा है? एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन सी थी? ऑप्शन है आरती शाह, कर्णम मल्लेश्वरी, कमलजीत संधू और दुर्बा बनर्जी। तो इसका सही आंसर वो है कमलजीत संधू। आरती शाह तो मैंने बता ही दिया है, तैराक है फेमस, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली इंडियन यही थी। कर्णम मल्लेश्वरी ये पहली इंडियन वुमन थी जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था, वेट लिफ्टिंग में 2000 के ओलंपिक में। दुर्बा बनर्जी ये कौन है? ये पहली इंडियन वुमन कमर्शियल पायलट हैं, दुर्बा बनर्जी। तो ये हो गए आपके 50 क्वेश्चन। बहुत सारे फैक्ट मैंने आपको एक्स्ट्रा बताए हैं, केवल 40 मिनट का वीडियो है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।